कक्षा 6 में पढ़ने वाली एक लड़की को अचानक उसके पेट में दर्द होता है। वह अपने मैम के पास जाती है और कहती है, मैम मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो जो उसकी मैम होती हैं उसको दर्द की कुछ गोली देती हैं खाने के लिए, दवा देती हैं खाने के लिए। दवा खाने के बाद भी जब उस छात्रा का पेट जब सही नहीं होता है तो उसको घर जाने दिया जाता है। उसकी मैम कहती है तुम घर चली जाओ। वह अपने घर जाती है। घर पहुंचने के बाद देखती है कि बाहर से दरवाज़ा बंद, अंदर से दरवाज़ा बंद होता है। वह बार बार दरवाज़ा पीटती है, बार बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। तो कुछ समय बाद दरवाज़ा खुलता है तो वह देखती है कि दरवाजे के अंदर से उसकी माँ और उसके ताऊ जी का बेटा भी बाहर निकल कर आता है। उस समय तो वह लड़की कुछ नहीं बोलती है, मगर कुछ ही समय बाद फिर वह अपने ताऊ जी के बेटे और अपनी माँ को आपत्तिजनक स्थिति में देखती है। तो वह कुछ अपनी माँ से कहती है, माँ यह कहीं ना कहीं गलत है। जब इस बात का पता उसके ताऊ जी के बेटे को पता चलता है तो वह आकर उस लड़की को डराने लगता है, धमकाने लगता है। कहता है कि अगर इस बात को भविष्य में तुमने किसी और से बताई तो तुम्हारी खैर नहीं। इस बात के इतना कहने के बाद वह लड़की डर जाती है, सहम जाती है, वह किसी से कुछ नहीं कहती है। मगर जो लड़की का भाई होता है उसको इस बात का पता चल जाता है कि उसके अपनी सगी माँ और उसके ताऊ जी के बेटे का अवैध संबंध है। तो वह इस बात से काफ़ी परेशान हो जाता है। इस रिश्ते की गूंज ना केवल घर में ही थी, यानी भाई बहन ही नहीं जानते थे, बल्कि घर के बाहर आस पड़ोस यानी गांव के बहुत सारे लोग इस रिश्ते को जानते थे। जब बाहर से इन रिश्तों के बारे में चर्चा होने लगती है, वो उस लड़की का भाई सुनने लगता है बाहर से, तो वह अपनी माँ और ताऊ जी के लड़का जो होता है उन दोनों के रिश्तों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करता है। पर यहीं से एक भयानक कत्ल हो जाता है। जब यह कत्ल होता है तो लोगों को यह पता चलता है कि ना सिर्फ यह कत्ल होता है बल्कि रिश्तों का भी कत्ल होता है। पुलिस जब इस घटनाक्रम का खुलासा करती है तो लोगों को यकीन नहीं होता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। नमस्कार, मैं सूरज राज। आज की जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तराखंड का एक ज़िला लगता है हरिद्वार से एक थाना लगता है कंघल। यह घटना उसी कंघल थाने की है। दरअसल बात कर रहा हूँ 1 जनवरी 2024 की दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास की। पुलिस को पता चलता है कि जो कंघल इलाका है वहाँ पर जो कंघल के बैरागी इलाका है वहाँ पर कोई लावारिस लाश पड़ी है। इस बात की सूचना जैसे ही पुलिस को लगती है, पुलिस मौके पर जाती है। उस लाश को अपने कब्जे में लेकर उस लाश को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब उस लाश की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही थी तो पता चलता है कि इसी कंघल थाने में सुबह 10 बजे एक विधवा औरत आई थी जो कि अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराकर अपने घर गई है। उसके बाद उस महिला को बुलवाया जाता है और उससे कहा जाता है कि हमें एक लाश मिली है, तुम उसे पहचान कर यह बताओ कि यह लाश कहीं तुम्हारे बेटे की तो नहीं है। माँ को जैसे ही यह सूचना मिलती है वह रोते हुए बिलखते हुए वह सीधे पोस्टमार्टम हाउस में जाती है। वहाँ लाश के पास जाने के बाद उसकी पहचान करती है और कहती है हाँ यह मेरा ही बेटा है। वह रोने लगती है, बिलखने लगती है और वह सोचने पर मजबूर हो जाती है आखिर इसकी हत्या किसने की होगी। अब पुलिस के लिए भी, उसकी माँ के लिए भी, उसकी छोटी बहन के लिए तथा यह खबर जहाँ जहाँ पहुँचती है उन सब के लिए भी यह हैरानी कर देने वाली बात होती है कि आखिर 17 साल के लड़के की दुश्मनी किससे हो सकती है जो कि इस तरह से इसकी हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चलता था कि इस लड़के के गले में किसी चीज़ से फंदा लगाकर मार दिया गया है। फिर उसके बाद उसके सर में किसी भारी वस्तु से मारा गया है। जो महिला होती है जिसका नाम होता है संयोगिता, उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारा बेटा घर से कब निकला था। तो वह बताती है कि 31 दिसंबर को शाम को उसके जेठ का एक पुत्र है, उसके साथ मार्केट में कपड़ा वगैरह खरीदने के लिए घर से निकला था। वह लड़का जो उसके जेठ का लड़का होता है जिसका नाम अमित कटियार होता है, वह पुलिस के उसी के साथ संयोगिता के साथ ही रहता है। तो पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तुम
कहाँ कहाँ गए थे। उसके बाद पुलिस अमित कटियार को अपने साथ लेकर जाती है, उसे पूछताछ करती है कि उसको लेकर कहाँ कहाँ गए थे। अमित कटियार पुलिस को अपने साथ में लेकर जिस जिस दुकान के यहाँ ख़रीदारी करने के लिए गया था वहाँ पुलिस को लेकर जाता है, दिखाता है। इतना दिखाने के बाद पुलिस को यह पता नहीं चल पाता कि आखिरकार उसकी हत्या हुई तो हुई कैसे। एक बार तो पुलिस अमित कटियार को छोड़ देती है, मगर फिर भी शक पुलिस का उसी अमित कटियार पर होता है, इसलिए दोबारा उसे पकड़कर उससे अब सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो अमित कटियार जो तोते की तरह उगलता है, वाकई में वह जब लोगों को पता चलता है तो लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। दरअसल वह लड़का यानी अमित कटियार पुलिस को बताता है कि कुछ साल पहले उसके चाचा का यानी संयोगिता के पति का देहांत हो गया था। जो संयोगिता के पति होते हैं वह इसी हरिद्वार में नगर निगम में कर्मचारी होते हैं। तो उनके देहांत के बाद उनकी नौकरी उनकी पत्नी संयोगिता को मिल जाती है। तो संयोगिता हरिद्वार में ही एक बस्ती है रविदास, तो उसी रविदास बस्ती में घर लेकर रहने लगती है और उसी के बगल में उसके जेठ का घर होता है, यानी कि उसके बगल में ही अमित कटियार का भी घर होता है। अमित कटियार हमेशा अपनी चाची के घर आया जाया करता था और उनकी काफ़ी तारीफ़ किया करता था। तारीफ़ करते करते वह अपने चाची के इतना करीब कब हो गया कि उसे पता ही नहीं चला और उसकी चाची भी उसके काफ़ी करीब हो चुकी थी। उन दोनों में नज़दीकियाँ इतनी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी कि उन दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। जब मन करता था तब शारीरिक संबंध बनाते थे, खुश रहते थे। इस तरह से वक्त बीतता चला जाता है। लेकिन एक दिन जो छोटी लड़की होती है यानी संयोगिता की छोटी बेटी जो होती है वह अपनी माँ को अपने ही ताऊ जी के बेटे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है, तो वह अपनी माँ का विरोध करने लगती है। तो जो उसके ताऊ जी का बेटा होता है अमित कटियार, वह अपनी छोटी बहन को धमकाने लगता है, डराने लगता है और कहता है कि अगर तुमने भविष्य में किसी से यह बात बताई तो यह अच्छा नहीं होगा। वह छोटी लड़की डर जाती है, सहम जाती है। वह अपनी माँ को एक बार नहीं बल्कि कई बार अपने भैया के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है, मगर वह इसका खुलासा किसी से भी नहीं करती है। लेकिन कुछ ही दिन बाद उसके लड़की का जो बड़ा भाई होता है जिसका नाम क्रिस होता है, उसको पता चल जाता है कि उसकी माँ का उसका जो ताऊ जी का बेटा है उसके साथ अवैध संबंध चल रहा है। विधवा चाची को अपने ही बेटे से प्यार हो जाता है, इश्क हो जाता है। उधर जो होता है अमित कटियार उससे भी अपने चाची से ही प्यार हो जाता है, जिसका पता आसपास के लोगों को पता चल जाता है। तो इसके बाद जो संयोगिता होती है वह अपने भतीजे से कहती है कि तुम परेशान मत हो, क्योंकि जो मिस्रपुर में हमारी ज़मीन है वहाँ पर हम लोग घर बना लेते हैं। तो जो संयोगिता होती है वो घर बनाने का काम उसी अमित कटियार को दे देती है। कुछ दिन बाद घर बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद वो विधवा चाची और उसके जो भतीजा होता है अमित कटियार, वो अक्सर उसी घर में मिला करते थे, वक्त बिताया करते थे। इस बात से किसी को परेशानी भी नहीं होती थी और किसी को इस बात का भनक भी नहीं लगता था। लेकिन 31 दिसंबर को उन चाचे और भतीजे ने कहीं नए साल पर घूमने या पिकनिक मनाने की तैयारी कर रहे थे। तो इस बात का पता उसके जो संयोगिता होती है उसके बेटे को पता लग जाती। तो वह अपने माँ का विरोध करने लगता है और कहता है, माँ बहुत हो चुका, अब हम लोग बहुत बदनामी सह चुके, तुम अब कहीं नहीं जाओगी, तुम घर पर ही रहोगी। जब इस बात का पता अमित कटियार को चलता है तो वह मन ही मन बहुत गुस्सा हो जाता है। वह सोचता है कि ये कितनी अच्छी प्लानिंग की थी, होटल बुक किए थे, कहाँ मिलना है, क्या करना है, सब प्लानिंग किए थे। लेकिन जो उसका चचेरा भाई है क्रिस, वह सारे प्लान पे पानी फेर दिया। उसके बाद अमित कटियार प्लान बनाता है। वह अपने चाची से कहता है कि मैं क्रिस को लेकर मार्केट जा रहा हूँ, वहाँ पर इसको कुछ जूते खरीदूँगा, कपड़े खरीदूँगा। वह वैसे ही करता है। वह अपने चचेरे भाई यानी क्रिस को लेकर अमित कटियार मार्केट में जाता है। वहाँ पर क्रिस को कुछ जूते दिलाता है, कपड़े वगैरह दिलाने के बाद वह सीधा जाता है जो मिस्रपुर में उसका नया वाला मकान होता है, वहाँ वे दोनों लोग चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वहाँ पर पहले से ही जो अमित के 2 दोस्त मौजूद होते हैं, उन चारों ने मिलकर वहाँ
काफ़ी शराब पीते हैं। जब शराब पीने के बाद नशे में हो जाते हैं तो जो वो अमित के दोस्त वहाँ से पहले से मौजूद होते हैं वह अपने घर चले जाते हैं। जब उसके दोनों दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं तो वहाँ पर बचते हैं कृष्ण और अमित। तो दोनों काफ़ी नशे में थे, तो अमित को लग रहा था यह कहीं ना कहीं हमारे और अपने जो इसकी माँ है संयुक्ता, हम दोनों के प्यार के बीच में यह कहीं रोड़ा बनकर खड़ा है, ब्रेक लगा रहा है। तो उसके बाद अमित क्या करता है, काफ़ी नशे में था, उसके गले में, कृष्ण के गले में कुछ फंदा वगैरह डालकर उसको कसने लगता है। जो कृष्ण होता है वह अमित के पैर में पकड़ लेता है, रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ, ऐसा मत करो। लेकिन अमित जो होता है वह नशे में धुत था, वह उसका गला इतना कसता है जब तक कि कृष्ण की मौत नहीं हो जाती है। उसके बाद अमित कृष्ण की लाश को लेकर जाता है एक खाई में फेंकने के लिए। खाई में फेंकने से पहले वह उसके सर पर किसी भारी वस्तु से वार करता है ताकि किसी को लगे कि यह एक हादसा है। जब पुलिस जांच करे तो उसको लगे कि यह हत्या नहीं बल्कि एक हादसा है, इसलिए वह उसके सर पे किसी भारी वस्तु से वार करके वह उसे गंगा के किनारे वाली खाई में फेंक देता है। लाश को ठिकाने लगाने के बाद वह अमित सीधा जो अपने चाची होती है उनके पास चला जाता है। तो उनकी चाची पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है, तो वो कहता है कि वह अपने दोस्तों के साथ है, नए वाले घर पर है, वह वहीं पर शराब पीकर सोया हुआ है, जब सुबह होगा तो वापस घर चला जाएगा। फिर अगले सुबह यानी कि 1 जनवरी 2024 को चाची फिर अपने भतीजे अमित से पूछती है कि मेरा बेटा अभी घर नहीं है। तो फिर उसके बाद वो चाची और भतीजे मिलकर कृष्ण को खोजने का नाटक करने लगते हैं। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से इस बात की पूछताछ की, इस बात का खुलासा हुआ, तो पुलिस के खुलासा करने के बाद लोगों को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि क्या कोई भाई इतना भी गिर सकता है कि अपने ही सगे भाई की हत्या कर सकता है, वो भी अपने चाची के प्रेम में। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार करके उसे जेल में भेज दिया है। साथ ही यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस हत्या मर्डर में और कौन कौन शामिल है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को तकलीफ़ देना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है कि इस तरह के जो रिश्ते होते हैं वह ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते, क्योंकि इस तरह के जो रिश्ते होते हैं उनको न समाज आज्ञा देता है, न ही कानून आज्ञा देता है, क्योंकि इस तरह के जो रिश्ते होते हैं वह अधिक दिन तक नहीं चल पाते हैं।